बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी सैलाब आया तो एक बार फिर काला बाग डैम की बहस उरूज पर है। सवाल ये है कि क्या काला बाग डैम वाकई सैलाब रोकने का मुस्तकिल हल है या ये सिर्फ एक बेवक्त की रागनी है जो हर आफत के बाद छेड़ दी जाती है। हर बार यही कहा जाता है कि अगर काला बाग डैम होता तो पानी जखीरा हो जाता और सैलाब से निजात मिल जाती, लेकिन हकीकत तो ये है कि काला बाग डैम से ज्यादा जरूरी वो मंसूबे हैं जो बरसों से अधूरे पड़े हैं। दियाबर भाषा डैम, जिस पर अरबों रुपए खर्च हुए मगर आज भी सुस्त रवि का शिकार है। छोटे डैम और चैनलाइजेशन के मंसूबे जिन पर कोई अमली पेशरफ्त नहीं हो रही, जबकि दूसरी जानिब सैलाब की तबाहकारियों ने इस बार भी किसानों की जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया। खेत पानी में बह गए, फसलें डूब गईं, कच्चे घर मिट्टी का ढेर बन गए, किसान की मेहनत साल भर की मिट्टी में मिल गई। लेकिन इस तबाही के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है वो है किसान के मवेशी, क्योंकि देही मईशत के लिए यही मवेशी असल सरमाया है। जब चारा नापैद हो, वैक्सीन ना मिले और अद्वियात गायब हो तो किसान की उम्मीद का आखिरी सहारा भी छिनने लगता है। ये वही लाइव स्टॉक है जो पाकिस्तान की ज़राई मईशत का 60%, कौमी GDP में 12% हिस्सा डालता है और 5 करोड़ देही आबादी के रोजगार का जामिन भी है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा शोबा हुकूमती पॉलिसियों और तरजीहात में क्यों गायब है? कि हुकूमत सिर्फ शहरों के मंसूबों तक ही महदूद है? क्या लाइव स्टॉक जैसा शोबा रियासत के लिए कोई मानी नहीं रखता? आज अहम इन सवालों पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं रिजवान रज़ी साहब, माजिद निज़ामी साहब, इसार राना साहब और प्रोग्राम में आगे चलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। रज़ी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे, मुझे ये बताइएगा। अच्छा, ज़रा पहले मैं चाह रही हूँ कि जरा काला बाग डैम की जो गुफ्तगू आई है ये कहाँ से आई है, ज़रा अपने नाज़रीन की भी रहनुमाई के लिए मैं उनको भी सुनवा दूँ, हम भी ज़रा सुन लेते। तो सुनिए अली मीन गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं और उनके बाद पंजाब से किसकी एंडोर्समेंट मंजर यहाँ पर आई। काला बाग डैम इस मुल्क के लिए जरूरी है। वो हमेशा से ये सियासत में नजर हुआ है, सियासत वैसे नहीं बन रहा, पूरा मुल्क इसको जान चुका है, इस बात को इस पे सियासत कर रहे हैं। ये इतने बड़े मंसूबे को जो इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकता है, हमारे इतने और मसाइल हल कर सकता है, उसको ना बनाना मेरे ख्याल में ये मुल्क के साथ भी और नस्लों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इस वक्त अब ना सुबह सुबह सियासत, मुझे ये सूट करता है, मुझे वो सूट नहीं करता, ये इससे निकल के अब हमें एक कौम की तरह कुछ फैसले करने पड़ेंगे। गंडापुर साहब की जो है वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनकी कोई बात से मैं मुत्तफिक भी हूँ। डैम्स नागुज़ीर हैं, डैम बनाने पड़ेंगे। पहली बार मुत्तफिक नज़र दिखाई दी उस्मा बुखारी साहिबा, और वो भी डैम की बात के हवाले से, वो भी काला बाग डैम के हवाले से। तो ये तो हमारे लिए भी हैरान कुन और परेशान कुन बात है। लेकिन ये दोनों साहिबान ये कह रही हैं और वो भी ये फरमा रहे हैं कि सूबाई सियासत नहीं होनी चाहिए, रियासत पहली होनी चाहिए। किसी डैम के मुखालिफ तो हम भी नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी मालूम ऐसा होता है कि शायद ये सियासत ही चमकाई जा रही है। रिजवान रज़ी साहब, क्या वाकई तमाम मसाइल का हल काला बाग डैम ही है या आपको लगता है कि इस मसाइल के पीछे भी कहीं ना कहीं सियासी मामला ही है और ये बेवक्त की रागनी है? देखिए, मुझे तो एक सियासी मामला लगता है और इंतहाई बेवकूफ़ाना सियासी मामला लगता है। मैं उसकी आपको टेक्निकल रीज़न बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट जब कंसीव हुआ तो सबसे पहले इस पे तबाह आजमाई ज़िया-उल हक साहब ने की। अच्छा। उनके अपने जो जनरल फजल हक थे, जो उस वक्त KPK के सरबराह थे, वो बगावत कर गए। और ये कम देखा गया है कि फौजी डिसिप्लिन के अंदर लोग किसी मीटिंग में एग्री करके उठें और बाहर उठ के और बयान दे दें। लेकिन चूंकि वो उस वक्त फौजी डिसिप्लिन में नहीं थे, गवर्नर KPK बन चुके हुए थे, तो उन्होंने ये हरकत फरमाई। उसके बाद ये प्रोजेक्ट मुसलसल कंट्रोवर्सी का शिकार रहा। लेकिन तब से टिल नाउ नहीं, अब तो मैं 3 साल पहले तक। अच्छा। उसके बाद फिर इसके ऊपर सियासत शुरू हुई। कुछ सूबाई असम्बलियों ने इसके खिलाफ करारदादें पास की। पंजाब हुकूमत आज से कुछ 4 साल पहले तक हर साल बजट में एक सिंबॉलिक एलोकेशन रखा करती थी काला बाग डैम के लिए। वो 50,000 भी होते थे, वो 5 लाख भी होते थे। जब 4 साल पहले ये रकम भी एलोकेट करना ख़त्म की, सिंबॉलिकली थी, तो उस वक्त मैंने अपने ही एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बैठ के कहा था कि आज हुकूमत पंजाब ने काला बाग डैम अबैंडन कर दिया, क्योंकि वो जो एक केस के तौर पे उसको लेके चल रहे थे। और फिर दूसरी बात,
जब तरतीब के मुताबिक आपने कालाबाग की बजाय उसके बाद बनने वाला दयामीर भाषा तामीर करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने उसे गिव अप कर दिया। ठीक है, वो साइड पे हो चुका है। दैट इज बायगॉन स्टोरी नाउ। सर लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे मंसूबे ऐसे भी तो है ना जो कि पैरेलल चल रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि दयामीर भाषा अब तो पैरेलल चलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा ना। नहीं, दयामीर भाषा चल रहा है अपने शेड्यूल से, हो सकता है साल पहले मुकम्मल हो जाए। अच्छा, 2028 का है उसका शेड्यूल मुकम्मल होने का, और जिस तरह से इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसको पुश कर रही है, तो ये 6 महीने साल पहले हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपने कहा ना कि ये 2028 का मंसूबा है, मुमकिन है 27 से 26 में भी कंप्लीट हो जाए। 26 में नहीं, 27 में, चले 27 में भी अगर कंप्लीट हो जाता है, तो आपको लगता है कि अगर कालाबाग डैम ना भी बने तो भाषा डैम के बनने से मसाइल किसी हद तक सॉल्व होंगे? मैं तो वो आर्गूमेंट लेके चल रहा हूं कि अगर कालाबाग डैम कंट्रोवर्शियल हो गया है, ठीक है, तो आप बाकी आगे लेके चल पड़े, तो दयामीर हम लेके चल पड़े ना जी आगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमने ऊपर डैम बनाने की एक कोशिश की है, मुझे अभी उसका ज़हन आ जाता है, डैम नहीं है वो बिजली का प्रोजेक्ट है, उसमें से ढेरों बिजली पैदा होगी, कुछ 6000 मेगावाट के करीब पैदा होगी। वो भी साइड बाय साइड चल रहा है। हालांकि हमें पानी जखीरा करने वाले ज्यादा प्रोजेक्ट इस तरह के चाहिए थे, लेकिन इसके साथ हमें ये मद्देनजर रखना चाहिए कि बड़े डैम मसले का वाहिद हल नहीं है। बड़े डैमों के साथ छोटे डैम भी जरूरी हैं, और जहां पे डैम नहीं बन सकते वहां पे बैराजेस बहुत जरूरी हैं। कि हमें पाकिस्तान के बाद हमने को 1-2 ही बैराजेस बनाए हैं मुख्तलिफ डैमों के ऊपर, जैसे पंजाब के दरियाओं के ऊपर डैम की जगह नहीं है, तो वहां पे बैराजेस बना के उनको रेगुलेट भी किया जा सकता है, और वहां पे थोड़ा बहुत पानी भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, माजिद निज़ामी साहब, ये जो एकदम से कालाबाग डैम की बहस शुरू हो गई है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जब जब सैलाब आता है तब तब कोई ना कोई सियासी रहनुमा इस किस्म का बयान दे दिया करते हैं। मेरे लिए तो हैरत अंगेज मामला इसलिए है कि केपी वालों ने कहा, पंजाब वालों ने एंडोर्समेंट करी, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी वाले भी राजी बाजी होंगे? और दूसरा ये भी सिर्फ सियासी वो आती है, ऐसा लगता है कि जैसे जो असल मसाइल है ना उससे तवज्जो हटाई जा रही है, डाइवर्ट मामले को कहीं और किया जा रहा है। मेरे ख्याल में कालाबाग डैम अब एक इस्तारा बन चुका है कि जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। बुनियादी मसला मेरी राय में ये है कि आपने अपनी वाटर मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, उसके बहुत से असूल व ज़वाबित मौजूद हैं, बहुत सी तजावीज़ मौजूद हैं। अब उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर रुक जाना मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। बुनियादी मामला ये है कि आपके जितने दरिया हैं, जितना पानी अवेलेबल है, उसकी आपने मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। और हमारे पास 2 बड़े मुआहदे हैं, एक तो हमारे पास सिंध तास मुआहदा है, फिर 1991 का जो बैनुस्सूबाई एक बड़ा मशहूर मुआहदा हुआ था इरसा वाला, उसमें भी पानी की तकसीम 1991 वाला, जी बिल्कुल। उन दोनों के अंदर बड़े वाज़े तौर पे ये चीज़ें लिखी हुई कि सूबे वाटर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ बैड गवर्नेंस और मिस मैनेजमेंट का मसला। इस वक्त पूरी दुनिया में पानी, दरियाओं के पानी को ज़ख़ीरा करने की जो रेशो है वो अराउंड 40% के लगभग है, 40 से 50% तक उसका पानी जो है वो ज़ख़ीरा कर लिया जाता है मुख्तलिफ सूरतों में। डैम भी हो सकता है, नहरें भी, बैराज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेजरवायर्स भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में ये शरह अभी 10% से नीचे है। सही। तो इसलिए सिर्फ एक डैम की बात करना, सूबों के पास इन दोनों मुआहदों के बाद जो इख्तियारात मौजूद हैं उनको इस्तेमाल ना करना, मेरा ख्याल है कि हमारे पास और सारा कुछ वफाक पे डाल देना। हमारे पास ये चीज़ें बड़ी, अगर आप उन मुआहदों को पढ़ें, उसकी जितनी शिकें हैं उनमें ये चीज़ें वाज़े तौर पे लिखी हुई कि आप इस साइजेस के, इतनी ऊंचाई के, इतनी चौड़ाई के अपने रिसोर्सेज बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मामला ये नहीं है कि हमारे पास कोई वाटर एनालिसिस नहीं है, ये मसला भी नहीं है कि हमारे पास कोई उस तरह से रिसर्च नहीं है। मसला एक पॉलिटिकल विल का है, मसला बैड गवर्नेंस का है, जिसमें हम एक आसान हल तलाश करते हैं। क्या तमाम सियासी रहनुमाओं की या मखसूस सूबों के हवाले से सुबाइयत का जो राग लापा जाता है? देखिए, इसमें मैं तो समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें बिल्कुल जिम्मेदार इसलिए हैं कि मुख्तलिफ सूबों के वाटर रिसोर्सेज को प्रोविंशियल लेवल पे हैंडल करने की इजाज़त है।
कानून में लिखा हुआ है कि आप प्रोविंशियली उनको हैंडल करें, ठीक। तो आपको किसने रोका है? अगर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उससे पहले ANP की थी, मुस्लिम लीग नून की थी, तो उनको किसने रोका पिछले 30 साल में कि वो वहां पे अपनी वाटर मैनेजमेंट ना करें? ठीक। इसी तरह पंजाब की हम बात करते हैं जिसके अंदर ज्यादा मैदानी इलाका हाँ है, जी। तो उसके अंदर की वाटर मैनेजमेंट से किसने रोका हुआ है? तो सही। मैं ये नहीं समझता कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल विल का मामला ज्यादा दरपेश है। आपकी नाकिस मनसूबाबंदी है, नाकिस फैसला साजी है, जिसकी वजह से फिर जब एंड पे फ्लड आता है तो फिर हम 2-3 चीज़ें डाल देते हैं कि हम ये कहते हैं ये मौसमियाती तब्दीली बहुत ज़्यादा हो गई है, इंडिया की सैलाबी जारियत हो रही है और कालाबाग डैम के ऊपर हम फंसे हुए हैं। ठीक। 3 चीज़ों पे हम डिस्कशन करके मामला गोल हो जाता है, उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें दोबारा ठीक है, ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस है जिसकी बेस पर आप इस सारे मामले को देख रहे हैं। हमें इस सेगमेंट में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर मंजूर खैर साहब ने भी ज्वाइन किया है, हमने शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि कल से ये आपने भी सुन रखा होगा अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है कालाबाग डैम के हवाले से, वो कह रहे हैं कि इसे बनना चाहिए, ये अब ज़रूरी हो चुका है। फिर पंजाब से इंडोर्समेंट आ गई, अज़मा बुखारी साहिबा ने इस सिलसिले में गुफ्तगू फरमाई। मुझे ये बताइएगा पीपल्स पार्टी या बजाते आप खुद या फिर सिंध गवर्नमेंट सर क्या स्टांस रखती है कालाबाग डैम के हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये कि अली अमीन गंडापुर किस आदमी है, किस के बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के असद कैसर साहब ने उनकी मुखालफत की है। खुद पुख्तनख्वा असम्बली बलूचिस्तान से और सिंध की असम्बली से कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद पास हो चुकी है। तो इस शख्स से जो कि अकल से अंधा है और ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए न जाने किसको खुश करने के लिए ये बयान दे रहे हैं, तो इनसे जरा ये पूछो कि सैलाब तो आया पंजाब में, कालाबाग डैम पंजाब में कहां से बनेगा? तो आपकी हुकूमत थी, आपकी लीडर इमरान खान ने 300 डैमों का वादा किया है। 300 डैम तो छोड़िए, उसका नक्शा भी बनाए कि नहीं बनाए, कुछ स्केच बनाए वो भी दिखा दे। तो आप खामखा शोशे छोड़ना, खामखा सूबों को आपस में लड़ाना और ये अच्छा आप कह रहे हैं कि अली अमीन कालाबाग डैम की बहस छेड़कर सूबों को लड़वाना चाह रहे हैं, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये एक सियासी मामला है? देखिए मैं तो आपको, मैं वकील आदमी हूँ, दलाइल से बात करता हूँ। जी जी। खुद उसी असम्बली से करारदाद पास हो चुकी है जिसका ये चीज लगती है उसकी तो ही नहीं है। खुद इनकी पार्टी का असद कैसर जो जनरल सेक्रेटरी है उसने मुखालफत की है। ठीक है। तो आप मुझे बता दो फिर इस बयान की औकात क्या है? इससे कहने की जारी बात है वो अपनी इश्यूज को या पार्टी के मसाइल को सर, लेकिन वो सूबे के वज़ीर आला भी तो है ना कादिर मंजूर खैर साहब, एक सूबे के वज़ीर आला भी तो है, सिर्फ अपनी पार्टी के एक मेंबर तो नहीं। देखिए अगर सूबे का वज़ीर आला है तो उसकी औकात इतनी है कि उसी सूबे ने इसी डैम के खिलाफ करारदाद पास कर चुके हैं और इन्हीं सूबे का, इन्हीं चीफ एग्जीक्यूटिव के पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी असद कैसर की आज ही बयान है, उसने भला मुखालफत करते हैं, ये उनके जाती बयान है, कालाबाग डैम की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा क्या औकात रह जाएगी इसकी बात? ठीक है कादिर मंजूर खैर साहब, तो फिर ये फरमाई दीजिएगा कि अगर कालाबाग डैम एक सियासी बहस है तो आपके नजदीक आप क्या समझते हैं कि सर ये जो इस वक्त पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज जैसे डिजास्टर का सामना है, हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं कि जिसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ सकता है? जरिया पहले अकल के अंदों से ये पूछे, डूबा है पंजाब, वो डूबा है रावी से, उसकी मिस मैनेजमेंट से, वहां जमीनें बेचने से, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों के, वहां डूबा है चनाब से, वहां डूबा है सतलज से। कालाबाग डैम तो उल्टे साइड पे, उसका तो दूर दूर का वास्ता नहीं है पंजाब से। तो आप मुझे बता दो कि पंजाब डूबा है पानी से, मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ। आप जो बात कर रहे हैं कादिर मंजूर खैर साहब, ये वाकई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। कालाबाग डैम को 3 जो है वो दरिया नहीं लगते, ना चनाब लगता है, ना झेलम लगता है, ना रावी लगता है, ये तो पंजनत की तरफ जाते हैं। मेरा सवाल ये कि सर आपके नजदीक क्या फॉर्मूला हो सकता है आगे चलकर कि अगर हम चले कालाबाग डैम नहीं बनाते तो किन ऑप्शंस पर आगे चलकर काम होना चाहिए ताकि इस नुकसान से बचा जा सके जो अब हो रहा है और आइंदा भी हो सकता है? जी बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। जब कालाबाग डैम का शोशा एक डिक्टेटर ने छोड़ा था और उसके बाद मुख्तलिफ हुकूमतें आई, ये डिक्टेटरों समेत, उन्होंने इसके अल्टरनेट क्या सोचा? यकीनन पाकिस्तान में डैमों की जरूरत है, यकीनन पानी समंदर में जाए जाते होंगे बरसात के मौसम में, वैसे तो पानी जाया नहीं जाता है, वहां सिंध तक कराची तक पहुंचते पहुंचते पानी दरिया तो खुश्क हो जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में जरूर ये पानी जाया होता है। तो उसके लिए क्या सोचा है मुख्तलिफ हुक्मरानों ने? उसके लिए कोई डैम सोचा है?
खुद पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने 300 डेमों का ऐलान किया है। सबसे पहले तो गंडपुर से ये पूछो कि आप उसी सूबे में 12 साल की हुकूमत है, आपने एक डैम क्या एक नाले को बंद करके आपने पानी स्टोर किया? नहीं। मैं ये कहूंगा कि तमाम पार्टियों को, तमाम सियासी जो या पार्टियां हैं या सूबे हैं, 4 भाइयों के एक मजमुआ है, उनको मुत्तफिक होना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर कालाबाग डैम फिजिबल नहीं है तो कौन सा डैम फिजिबल है, उस पर काम करना चाहिए। यानी ऐन वक्त पे इस तरह की कोई आफत आ जाती है, फिर ये शोशा छोड़ना ये और जो ना अवाम के जख्मों में नमक छिड़कने के बराबर है। सही है कादिर मनोखल साहब, लेकिन मैं भी यही जानना चाह रही थी कि बजाय इसके कि हम और जमातों की बात करें, पीपल्स पार्टी क्या फॉर्मूला या क्या नई हिकमत अमली के साथ आ सकती है, मैं वो भी आपसे जानना चाह रही थी। और जरा आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है सिंध में, क्योंकि जाहिर सी बात है सैलाबी रैला ट्रैवल करता हुआ सिंध की तरफ बढ़ रहा है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, मैं इसार राना साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। इसार राना साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कादिर मनोखल साहब की, वो कह रहे हैं ये बेवक्त का राग है, ये शोशा छोड़ा गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मामले को उलझाया जा रहा है बजाय इसके कि किसी बेहतर सॉल्यूशन की तरफ जाया जाए। सर, पहले तो मैं उज़्मा बुखारी की आज ज़रूर तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने किसी एक मौजू के ऊपर सियासत से हटके इस बात का तो सबूत दिया कि किसी मसले के ऊपर हम आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेफाक कर सकते हैं, तो क्रेडिट गोज़ टू हर। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा। दूसरी बात ये है कि मंदूखेल साहब मौजूद हैं, आप उनसे सवाल पूछनिए कि आपका प्लान क्या है। वो कह रहे हैं उन अकल के अंधों को यूं कह दें, उन अकल के अंधों से यूं पूछ लें। तो जो अकल के रोशन ख्याल हैं उनसे बताएं ना कि 50 साल से आप हुकूमत में, आपने क्यों नहीं कुछ किया अभी तक। इमरान खान के तो 200 डैम आपको बहुत वो हो रहे हैं कि जो उसने ऐलान किया, आपने अपने 3.5 साल में एक बंदे के 200 डैम आपको याद आ रहे हैं। आपके 45 साल में कोई एक डैम, एक नाली बता दें, कोई गंदी नाली बनाई हो आपने पानी के लिए कि यार इसमें हम ये कर लेंगे। उसने तो दासू और क्या कहते हैं दियामीर शुरू करा दिया था अपने दौर में, आपने कौन सा शुरू कराया? उसके दौर में नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है, मेरी बात होने दें सर, मैंने आपकी बात मैं सुन लेना बात, एक फिक्रा बोला, आपकी बात सुन रहा हूँ, बर्दाश्त करो ना, एक फिक्रा बोले, उसके दौर में नहीं हुआ था। आगे चलो, ठीक है ना रज़ी साहब। मैं तो आज वैसे ही आप पे मुझे बहुत प्यार आ रहा है, आपकी शक्ल पे मुझे इशारा राना सा लग रहा है। वो जो कर्ज रखते थे जान पर उधार आज चुका दिया। हाँ, तो मैं तो इसलिए कह रहा था आपको कभी मेडल नहीं मिल सकता। तो मैं देखें जी, बात यह है कि छोड़े कालाबाग डैम, मैं कहता हूं जी कालाबाग डैम फिजिबल नहीं है तो ना हो। मुझे एक बात का जवाब दें, 2022 में जब सैलाब आया और हम भीख का कटोरा उठा के इंटरनेशनल फोरम्स पे गए, उन्होंने $14 अरब हमारे लिए मुख्तस किया, $3 अरब हमें मिल गया, $11 अरब हमने उन्हें फिजिबिलिटीज देनी थी कि हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, हम किस तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हमारी है, हम वो नहीं दे सके। $11 अरब जो हमारे नाम दुनिया ने किए थे कि जी ले लें और इस पे आप क्लाइमेट चेंज के लिए काम करें, हम उस पे काम नहीं कर सके। वो वैसे के वैसे ही पड़े रह गए यहाँ पे पड़े हुए। और फिर हम कहते हैं कि जी उसके अकल के अंधे फला के वो। यार आप जवाब दें, आप हुक्मरान हैं भाई। मंदूखेल साहब आप हुक्मरान हैं सर, आप सिंध के अंदर, आप विफाक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है आप इतना आप हमें बताएं कि आपने क्या मंसूबा बनाया है। आपसे आपके सवाल का जवाब लिए देती हूँ। मंदूखेल साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं साराना साहब की, वो कह रहे हैं आपने सिर्फ 45 सालों में क्या किया, एक नाली गिनवा दीजिए सर। जी आपकी आवाज कट रही, दोबारा सवाल करें जी कादिर मंदूखेल साहब, अगर आपने इसार राना साहब की मुकम्मल गुफ्तगू सुननी हो तो वो ये भी एहतजाज कर रहे हैं कि आप खान साहब की तो 3 साल की उसको छोड़ दें सियासत को, आप ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में रहते हुए गुज़िश्ता 45 सालों में क्या किया है सर? अच्छा, मैं आपकी पूरा सवाल नहीं समझ रहा हूँ, नेट का इशू है। साहब का भी इतना मैंने सुना, उन्होंने बोला कि कालाबाग डैम को छोड़ी है, आगे क्या आपका क्या प्लान है? हाँ, नहीं तो भाई सर, जो आप लोगों का प्लान भी और पिछले 45 सालों का में भी आप लोगों ने क्या किया, ये भी सवाल का हिस्सा था। दोबारा बताएं सवाल क्या था दोबारा? कादिर मंदूखेल साहब, सवाल बहुत आसान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 45 बरस में क्या किया, क्या एक कोई नाली भी लाकर खड़ी की या नहीं की? अच्छा, आवाज कट रही है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो जी आपकी आवाज आ रही है, कहिए सर, कहिए। देखिए, इसार राना साहब कह रहे हैं कि कालाबाग डैम को छोड़िए, आपका क्या प्लान है? हाँ।
तो भाई मेरे क्या प्लान है, मेरे पानी के ऊपर मेरे जो बूंद मेरे पास आ रहे हैं 1991 एकॉर्ड के मुताबिक भी नहीं आ रहे, जो खुश्क जा रहे हैं, आप मेरे सर पे, आप मेरे कमर पे छोटे मार रहे हैं आपके बुजुर्ग जो ना, आप उनसे पूछ रहे उनका क्या प्लान है। आप तो पूरे पंजाब डूब गया पूरे सैलाब से, आपको उनकी फिक्र सर नहीं मैं है। उनसे क्यों पूछूं, आप मुझे जवाब देना। आप सिंध के हुक्मरान हैं 45 सालों से, सर आप मुझे बताएं ना, मैं क्यों पंजाब से पूछूं, मैं तो आपकी कारकर्दगी पूछ रहा हूं आपसे कि आपकी कारकर्दगी क्या है। आप छोड़े ना कि किसने क्या किया, मुझे सिंध में बताएं। आपने तो नहरें नहीं निकलने दी, आपने तो वहां एक नाली नहीं बनने दी पानी के लिए। आप दूसरों के गिरेबान मत पकड़े, आप मुझे अपनी जवाब दें कारकर्दगी का। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप कहते हैं आप मुझ तक आवाज नहीं जा रही। अच्छा, एक तो ये होता ना, ये गलत बयानी कर रहा है कोई। सिंध में हम 45 साल से हुकूमत में नहीं है, सिंध में हमारा 16 साल की हुकूमत है, आधे से ज्यादा यहाँ पे एमक्यूएम साथ थे और बाकी सारे डिक्टेटर्स की हुकूमत थी यहाँ पे, जिसको खुश करने के लिए आप बातें कर रहे हो। दूसरी बात ये कि आप मुझे बता दो कि सक्कर से आगे मुझे बता दो कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या डैम बना सकते। डैम तो हम उधर बनाएंगे जहां हमारे पास पानी एक्स्ट्रा हो, जो हमारे पास पानी पहले से कम आ रहा है उसके ऊपर हम डैम बनाएंगे। पानी बहुत आ रहा है और आगे भी आता रहेगा। साहब आप मुझे और रिजवान रजी को बुलवा लें, हम दोनों मिलकर कोई आपको प्लान दे देते हैं। रिजवान रजी और मेरे पास प्लान है, वैसे भी आजकल हम थोड़ा 27 हो गए। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। प्लान की बात हो रही है ना, चले गुज़िश्ता 16 वर्षों का तो मुझे जवाब नहीं मिला कि जिससे मैं भी मुतमईन हो जाऊं एक पाकिस्तानी की हैसियत से। सिंध में रहने वाले मेरे भी बहन भाई हैं, आगे की क्या प्लानिंग्स हैं वो मैं जान लेती हूँ आकर के, क्योंकि ये सैलाबी रेला जो है ये ट्रैवल करता हुआ जा रहा है सिंध की तरफ। अगले 3-4 रोज में वहां पर पहुंच भी जाएगा। 5 सितंबर की डेडलाइन दे रखी है एनडीएमए ने भी। तो क्या इनखला मुकम्मल हो चुका है रिहायशी आबादी में, वहां पे बसने वाले लोगों का? क्या मवेशियों को हटा दिया गया है? लाइव स्टॉक का क्या इंतजाम किया गया है? ये कुछ और सवाल हैं, मैं आके जानने की कोशिश करूंगी। इसका मुझे यकीन है कि जवाब जरूर मिलेगा। स्टे ट्यून्ड पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, एक और अहम नुक्ता, नीदरलैंड का मॉडल कहा जाता है कि बड़ा कामयाब और बड़ा ही बेहतरीन मॉडल है और इसकी लोग पाकिस्तान में मिसालें भी अक्सर देते हुए नजर आते हैं। रिजवान रज़ी साहब, आपको लगता है कि ये जो पैदर पे आने वाले सैलाब हैं, जिस तरीके से हम लोग क्लाइमेट चेंज से गुजर रहे हैं, वो जो नीदरलैंड का मॉडल है उसको भी एक्सपेडाइट किया जा सकता है? देखिए, नीदरलैंड का मॉडल जो है, पहले तो मैं एक बात दुरुस्त कर दूं, कादर मंदो खेल साहब बड़े पढ़े लिखे और जिम्मेदार एमएनए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनके इल्म में ना हो सकता उनसे सहव हो गई हो। कालाबाग डैम जो है वो पंजाब में वाक़या है और इसकी ट्रेजेडी ही यही थी कि ये पंजाब में पहला डैम था जो पंजाब के अंदर वाक़या होना था। इसके कंट्रोवर्शियल होने की वजह ही यही थी। रॉयल्टी मांगते थे केपीके और उन सारी, चूँकि मैं प्रीवी हूँ उन मीटिंग से, तो इसलिए। दूसरी बात आपने सवाल क्या किया था? नीदरलैंड वाला मॉडल। हाँ, नीदरलैंड वाला मॉडल। लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि अभी मेरे भाई राणा ने कहा, इसार राणा ने कहा कि सूबाई हुकूमतों ने क्या किया। भाई, सिंध की हुकूमत ने घरों का मॉडल दिया, घरों का प्रोजेक्ट दिया, उसको पैसे मिले, उसने वो घर बना के सैलाब के मुतासरीन के अंदर तकसीम किए। नंबर 1। अभी आपने कहा कोई एक नाला बता दें। अभी यार पिछले दिनों उन्होंने कराची को फराहमी के लिए एक नहर का इफ्तिताह किया 12 अरब रुपए की लागत से। उन्होंने अपने रिसोर्सेज से सिंध हुकूमत ने वो नहर बनाई है। तो इसलिए हम तनकीद कीजिए, लेकिन इस तरह बिल्कुल भी अन्यवाही ना लैंड फेर दिया करो। और आखिरी बात जो है, अब आ जाइए। मैं आपके ना सिंध की तर्जुमानी को सलाम पेश करता हूं और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप अब आ जाइए नीदरलैंड मॉडल के ऊपर। देखिए, सिंध के लोग कहते हैं कि इतना पानी और इतना पानी फेंकना बहुत जरूरी है और कटाव हो रहा है जी, ये हो रहा है। ये जो नीदरलैंड मॉडल है ये सिंध के साहिल के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है, ये पंजाब में नहीं हो सकता या केपीके में नहीं हो सकता, क्योंकि नीदरलैंड में भी उन्होंने समुद्र से आगे ये ब्रिज बनाया हुआ है। बांध बांध के समुद्र ऊंचा है और नीदरलैंड की जमीन नीचे है। और मैंने उसकी पूरी तारीख पढ़ी कि वो किस तरह तामीर हुआ। तो अगर कटाव शुरू हो जाए कहीं से साहिल के ऊपर से, तो वहां पे उस मॉडल को स्टडी किया जा सकता है। अगरचे सिंध के बाज़ असहाब का ये दावा है कि नहीं, वो एटमॉस्फेयर और है, ये एटमॉस्फेयर और है, इसलिए वो वाला मॉडल यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हो सकता। ये मेरी एक साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया। तो इसलिए सिंध का जो इसरार है वो कटाव का इसरार है कि समंदर अंदर घुसता आ रहा है, तो समंदर को रोकने का दुनिया में कोई तो फार्मूला इजाद हुआ होगा ना। मतलब सारी अकल सिर्फ उन लोगों तक तो महदूद नहीं हो गई कि जो कहते हैं इसका कोई हल नहीं है, इसका हल सिर्फ पानी फेंकना है।
ठीक है ना, कोई और हल भी तो होगा, उस हल को तलाश किया जाए। मैं वैसे नेदरलैंड मॉडल का हामी हूं, अच्छा, लेकिन अगर किसी को इस पे इतराज है तो कोई और मॉडल बता दे, ताकि वो जो पानी हम फेंकते हैं समुंदर के पानी को पीछे धकेलने के लिए, उसमें कुछ कमी की जा सके, उसमें कुछ बचत की जा सके। ठीक है। अच्छा माजिद साहब, आपकी इजाजत से, क्योंकि आप काफी देर से खामोश हैं, मैं सिर्फ मैं चाह रही हूँ कि कुछ जवाब में जरा कादिर मंदोखेल साहब से ले लूँ कि आगे की क्या प्लानिंग है, ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें सिंध हुकूमत ने क्या तैयारी कर रखी है, क्या वाकई बंद बांध दिए गए हैं, तो जरा वो प्लानिंग आ जाए तो फिर एनालिसिस हमारे लिए भी करना थोड़े से आसान हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पंजाब में वो है मवेशियों के हवाले से, लाइव स्टॉक के हवाले से, क्योंकि मवेशियों का चारा दस्तयाब नहीं है, वबाई अमराज वहाँ पर फूट पड़े हैं जिससे इंसान तो मुतासिर हो ही रहे हैं, जो माल मवेशी है वो भी बेहद मुतासिर हो रहा है। और देही मईशत का अगर पहिया जाम हो जाए तो यकीनी तौर पर, चूँकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो ज़रूरी अजनास के ऊपर हमारी मईशत का दारोमदार है, हम लोग बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएंगे। कादिर मंदोखेल साहब, जैसे कि मैं पहले भी आपसे ये गुफ्तगू कर रही थी कि सर 1 से 2 रोज़ के अंदर अंदर अब सिंध की तरफ जो है वो पानी का रेला जो है वो पहुँच जाएगा, तो क्या सिंध हुकूमत ने तमाम लोगों का इनखला जो है वो मुकम्मल कर लिया? क्या जो माल मवेशी हैं लोगों के वो क्या कहते हैं हिफाजत के साथ किसी और मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए? तैयारी कैसी है सर सिंध की इस वक्त? जी देखिए जी, एक तो मसला ये होता है ना, मैं आधा सवाल सुन लेता हूँ, आधा नहीं, इस मरतबा तो पूरा सुन लिया। इससे पहले जो मोहतरम फरमा रहे थे कालाबाग डैम पंजाब, यकीनन वो दरिया सिंध पे बनना था, आगे पानी रोकना था सिंध का, बलूचिस्तान का, ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल में साराना साहब मेरी तरफ कह रहे थे या किसी को कि मैं इनको सिंध के तर्जुमानी पे सलाम, मैं बगैर वो देखे तर्जुमानी करूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी पार्टी का, अपनी सूबे का मैं बेहतर तर्जुमानी करता हूं और बगैर लिफाफे की करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिंध के घरों की जो बात की है, साहब को तर्जुमान कह रहा था। चलो मैंने कहा नेट पूरा आवाज नहीं आ रही थी, मुझे बोला, अगर मुझे बोला तो मुझे खुशी हुई है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो घरों की बात की, यकीनन पिछला जो सैलाब आया था उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने जहाँ 21 लाख मकानात का जिक्र किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मकानात बन रहे हैं और रोज की सतह पे 1500 मकानात तैयार करके और लोगों को हैंड ओवर भी हो रहे हैं, और बाकायदा बिलावल साहब को आपने देखा कि वो बाकायदा सनदी भी तकसीम कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, 1 हफ्ते से ज्यादा पहले का वज़ीर आला ने मुख्तलिफ वज़रा के कमेटी बनाई है और मुख्तलिफ, मेरी बात आ रही है आवाज? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है कादिर मंदोखेल साहब, और मैं सरीहन आपका जवाब जानने के इंतजार में हूं कि पानी को रोकने के इंतजामात क्या है सिंध के? जी मैं उसी तरफ ही आ रहा था। देखिए, बात ये होता है ना कि मुख्तलिफ वज़रा की बाकायदा ड्यूटी लगी है, चाहे गुड्डू सक्कर से लेके और आगे हैदराबाद तक मुख्तलिफ वज़रा जो है ना इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और एक चीज थोड़ा सा आपको बता दूं कि सिंध के सूरत-ए-हाल थोड़ा सा पंजाब से मुख्तलिफ है। अच्छा। पंजाब एक मैदानी इलाका है, अगर कहीं से बंद टूट जाता है या उसको कट लगाते हैं आबादी को बचाने के लिए, तो घूम फिर के उस पानी ने वापस उसी दरिया में जाना है, चाहे रावी, चना, सतलज जो भी है। सिंध का सूरत-ए-हाल ये है कि अगर गुड्डू के बैराब पे, क्योंकि फिजिकली मैं खुद इन इलाकों में जा चुका हूँ, वहाँ कम से कम 25 से 30 फुट ऊंचा है दरिया, जो आम जमीन के लेवल से। वहां खुदा न खास्ता कट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर खुदा न खास्ता बंद टूट गया तो बहुत बड़ी आबादी जो ना उसके जमरे में आ सकते हैं और वो पानी वापस दरिया में जाना भी नहीं है, क्योंकि ऊंचाई पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके पूरा साल जो है ना 2010 के अगर आप सैलाब का लगा ले या 2022 का लगा ले, मुसलसल जो दरियासी ने उनके पुश्तों पे काम हो रही है मजबूती के साथ। और इस मरतबा जो वज़ीर आला के बकौले के सुपर सैलाब होगा तो अल्लाह खैर करे, हम दुआई कर सकते हैं। बाकी जो सिंध की जिम्मेदारी थी, सिंध हुकूमत की जो काम करना था या जो इंतजामात करना था, वो फुल टाइम वज़ीर आला जो है ना बिलावल साहब की हिदायत पे वो मौजूद है। पॉइंट आपका आगे, मैं आपकी बात को लेके आगे कंटिन्यू करूंगी। माजिद निजामी साहब आपको सुन रहे हैं। माजिद निजामी साहब, खुदा न खास्ता का एक वर्ड इस्तेमाल किया कादिर मंदोखेल साहब, उन्होंने ये भी कहा कि हम दुआ गो भी हैं, इंतजामात भी मुकम्मल है, लेकिन हमने देखा है इन गुज़िश्ता 2 सूबों को मुतासिर होते हुए कि जब ये कुदरती आफत आ रही है तो तमाम इंसानी जो दावे हैं वो धरे के धरे रह जा रहे हैं। और इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि पंजाब और केपी जो भुगत रहे सर, वो आने वाले दिनों में सिंध के लोग और सिंध के माल मवेशी भी भुगते हैं। और दूसरा मुझे ये भी बता दीजिए कि सर हम ये खुदा न खास्ता ये दावे सर इस पर रह सकते हैं कि फिर आप भी समझते हैं कि अब तक कोई ना कोई मॉडल सिटी तो मंजर आम पर आ ही जाना चाहिए था ना सिंध हुकूमत की तरफ से भी?
जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये पानी का मसला जो है इसके ऊपर जज्बाती बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अगर हम कानून को पढ़ें 1991 का जो डॉक्यूमेंट है पानी की तकसीम से मुतल्लिक, जिसके हवाले से सिंध के दोस्त बहुत रेफरेंस देते हैं कि जी हमारा पानी का हिस्सा, वो उसका आर्टिकल 2 बयान करते हैं। आर्टिकल 6 में ये चीज़ वाज़े तौर पे लिखी गई है कि वेयर एवर फिजिबल ऑन इंडस रिवर एंड अदर रिवर्स, आप वहाँ पे ये सारी जो है ना नए वाटर रिसोर्सेज बनाएंगे। इसको एडमिट भी किया गया, रिकग्नाइज भी किया गया। फिर इसी तरह एक और शिक में ये लिखा हुआ है कि किसी प्रोविंस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो नए प्रोजेक्ट इनिशिएट ना करे, वो जरूर करे, एलोकेटेड शेयर से बिल्कुल करे। और ये भी लिखा गया है कि आप 5000 एकड़्स की स्कीम्स जो हैं वो जितनी मर्जी बनाएं, उस पर कोई पाबंदी नहीं। एक मिनट का आधा सवाल है। अच्छा चलिए, वो शिक नंबर 2 और 6 में ये है कि अगर पानी पूरा हो, पानी अगर पहले से कम आ रहा है, उसके आधे से भी कम आ रहा है, तो शिक नंबर 6 पे कैसे अमल किया जाएगा? नहीं, एक तो आप बात सुनते नहीं है ना, अपनी बोल जाते हैं, अपनी दफा कहते हैं आवाज नहीं आ रही। शिक नंबर 6 के अंदर एलोकेशन ऑफ वाटर का वर्ड नहीं है, उसमें लिखा गया है कि वेयर एवर फिजिबल ऑन, पता नहीं चल रहा है कि यहाँ एंकर कौन है, हर आदमी सवाल कर रहा है। आपको आर्टिकल 6 और 8 बड़े वाजे हैं, उसमें एलोकेटेड शेयर जो है वो नंबर 2 में है। तो नंबर 2 की बात तो हमारे दोस्त करते हैं, लेकिन वो 6 को और 8 को भूल जाते हैं कि जिसमें दरियाए सिंध और दीगर के ऊपर आपको इन चीजों को बनाना चाहिए। अब 1991 को कितने साल हो चुके हैं? 30 साल से जायद हो चुके हैं। सर जी, कादरी बंदूखेल साहब, आने वाले दिनों में पानी ही पानी है। अगर पानी हो तब आर्टिकल 6 पे अमल होगा मोहतरम। निजामी साहब, आने वाले दिनों में पानी है जी, ये पानी जे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜੇ। देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि 5000 एकड़्स की स्कीम्स हर सूबा बना सकता है, तो अगर वो स्कीम्स वाटर की मौजूद होगी तब ना, तो उसके अंदर डेफिनेटली आप सैलाब के डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो बैड गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जो मिसमैनेजमेंट के इश्यूज हैं, उनको हम इस तरह की जज्बाती बातों की आड़ में नहीं छुपा सकते। ठीक है जी, पॉइंट आपका आ गया। हमारे साथ तफसीलन गुफ्तगू की इस मामले पर, लेकिन कादरी बंदूखेल साहब फिर कह रहे हैं कि पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है? हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मुतासिर हो गए, फिर भी पानी नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, पानी पीजिए, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। ऐसे इस सेगमेंट में हम स्पेशली बात करेंगे अपने उन किसान बहन भाइयों के हवाले से कि जिन्हें अपनी जान से ज़्यादा अपने मवेशियों की परवाह है, क्योंकि फसलें तो बह गई, अब जो रही सही कसर है कहीं वो भी उनकी ज़िंदगी गुजारने की ख़त्म ना हो जाए उनकी जमा पूंजी की सूरत में। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सूखा चारा मैसर नहीं है, और जो वबाई अमराज फूट पड़ी है मवेशियों के हवाले से, उसके लिए क्या कोई वैक्सीनेशन का बंदोबस्त किया गया है या नहीं किया गया? इसार रना साहब, बड़ा तकलीफदेह अमल है, क्योंकि जब मुतासरीन तक हमारी टीम भी पहुंची और गुफ्तगू की पब्लिक न्यूज़ की टीम ने भी, तो वहाँ पर जो किसान मौजूद थे उन्हें अपनी रोजी रोटी की, अपने खाने पीने की फिक्र नहीं थी कि हमें चावल मिले, बिरयानी का डब्बा मिला या नहीं मिला। उन्हें अपने मवेशियों की बहुत परवाह है, क्योंकि वो वबाई अमराज का शिकार भी हो रहे हैं और उनके लिए खाने पीने के लिए वहाँ पर सूखा चारा भी मैसर नहीं है। मैं क्या कहते हैं, बंदूखेल साहब हैं अभी हमारे साथ? नहीं, चले गए हैं इसारा साहब, मेरा ख्याल है चले गए। बस यही अलमिया हमारा कि हमारी बात सुनी ही नहीं जाती। अवाम की बात जब उन तक पहुंचती है तो वो कहते हैं हमें आवाज़ नहीं आ रही या आपकी आवाज़ टूट गई। तो टूटे हुए लोगों की आवाज़ जब उन तक नहीं पहुंच रही तो फिर यही होगा जो बस आप फिर ये समझ जाएं कि वो अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि आवाज तो उन तक पहले भी नहीं जा रही थी ना। आप यही सोचें, यही समझें कि वो साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ किसी एक विंडो में। और दूसरी बात ये कि मैं 2 जुमले कहूँगा, आप सेगमेंट आखिरी बड़ा छोटा होता है, मैं चाहता हूँ रज़ी को भी मौका मिले और ज़्यादा मिलना चाहिए रज़ी को, क्योंकि रज़ी जब ज़्यादा बोलते हैं तो फिर ज़्यादा बारिश होती है। तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि एक सिंध हुकूमत एक जानिब और हदीका क्यानी अकेली एक जानिब जो है ना, हदीका क्यानी ज़्यादा वजनी है, उसने अकेली ने इनसे ज़्यादा घर बना के लोगों में दे दी और तो एक तस्वीर नहीं बनवाई है। अब आ जाए इनके तरफ, किसानों की तरफ। तो मैंने एक वीडियो देखी, यकीन करें मैंने बहुत मिजरी इस सैलाब में देखी, लोगों को इतनी तकलीफ में देखा
तकलीफ महसूस की। लेकिन उस वीडियो के मैं कमाल जाऊं उस आदमी के, उस किसान के, कि जब पानी आ रहा था और उसने देखा कि हम नहीं बच सकेंगे, उसने अपने हाथों से अपने जानवरों का ना वो जो रस्सियां थी ना वो खोली कि मैं तुम्हें बांध के या नहीं छोड़ूंगा कि पानी में तुम बंधे बंधे मर जाओ, मैं तुम्हें मौका ज़रूर दूंगा कि तुम अगर जा सकते हो मुझसे दूर, जान बचा सकते हो, तो मैं रस्सी खोल रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट द अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत। काश हमारे हुक्मरान हमें उन जानवरों की तरह इसार राना साहब, एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर मैं सिर्फ पेश करना चाहूंगी। कल मेरी एक एंकर साहिबा से बात हो रही थी जो किसी और प्राइवेट चैनल पर रिपोर्टिंग करती हैं, फील्ड में मौजूद थी, तो उनसे ऐसी बहाल से मैंने पूछा कि मुतासरीन की सूरत हाल क्या है। एक छोटी सी बच्ची, उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्टिंग के दौरान रोते हुए मिली, और चूंकि पेंडू लोग होते हैं, पंजाबी जबान कहती, मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने पंजाबी के अल्फाज का चुनाव किया। उसने कहा कि मेरा लेला मर गया है। कहती एक लम्हे के लिए तो मैं मुस्कुरा दी, कहती लेकिन जब मैंने उसका रोना देखा, मैंने कहा हो तुम्हें बहुत प्यार था उससे, तो कहती वो बच्ची ने ये बोला कि मैंने वो 16,000 रुपए का जानवर खरीदा था रजी साहब। तो लोगों की उनसियत, लोगों की मोहब्बत और लोगों की इन्वेस्टमेंट थी ये जो रायगा चलेगी रजी साहब। जारी काश हमारे हुक्मरान जो है ना हमें लेला ही समझ लें यार, वो तो हमें लेला भी समझने पे तैयार नहीं है। वो तो हमें रस्सी से बांध के मसाइल के सामने फेंक देते हैं कि तुम मर जाओ, हमारी रस्सी भी नहीं खोलते, और अगर हम चीखते हैं तो कहते हैं हमारी आवाज भी तुम तक नहीं जा रही। अच्छा। कहते हैं हमारे कान ही नहीं आशना तुम्हारी आवाज। आज तो आपने कम बोलना था, रजी साहब मुझे भी बोल देने थे। देखिए बात ये है कि आधा नुकसान नहीं हुआ, आधे से कम हुआ। और ये जो लाइव स्टॉक है ये किसानों की डे टू डे अफेयर के लिए उनको फाइनेंस फराहम करता है। बहुत सारे घरों के अंदर, छोटे किसानों के अंदर ये दूध दोह के अपने बच्चों के लिए रखने के अलावा बेचा जाता है, उनके घर में ज़रूरियात की दीगर अशिया जो है वो आती हैं। तो इसलिए अब लाइव स्टॉक के हवाले से मैं देख रहा था कि एक ट्रॉली जो है वो भर के जा रही है चारे की, अल खिदमत का उसके ऊपर लोगो लगा हुआ है, और एक के ऊपर डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन का लगा हुआ है। और ये ज़रूरी है, लेकिन बात ये है कि जिन तक ये अनाज पहुंचाना मकसूद है उनमें से बेशतर वो हैं जिनके चारों तरफ पानी है, वहां तक ट्राली ही नहीं जा सकती। और ये कम से कम तीसरा चौथा दिन है उनके जानवर जो हैं भूखे हैं, वो भूखे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस हवाले से और टेक्नोलॉजी जो है वो रूबे अमल लाई जा रही है लोगों को तलाश करने में। तो यहाँ पे डिलीवर करने में मतलब कि एरोगेंस है हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, मुझे जाती तौर पे अंदाजा हुआ कि नहीं जी हम तो उनकी मदद करेंगे जो हमारे कैंप्स में आएंगे या यहाँ तक पहुंचे वो जानवर लेके उनको यहाँ पे चारा मिल जाएगा। अब हो सकता है कि वो ना पहुंच सकते हों, जानवरों के गुम जाने का खतरा हो, पानी का बहाव तेज हो, और जब तक और अभी भारत वक्फे वक्फे से पानी छोड़ रहा है, कभी सलाल से छोड़ रहा है, कभी बगलीहार से छोड़ रहा है, कभी पहले डैम से छोड़ रहा है, कभी दूसरे डैम से छोड़ रहा है। डैम तो उसने एक एक दरिया पे एक एक से जायद बनाए हुए हैं ना, कभी ब्यास का पानी छोड़ देता है, कभी सतलुज का पानी छोड़ देता है। तो ये अभी आंख मचोली उसने हमारे साथ खेलनी है। तो हमारे बाबुओं को भी जमीन के ऊपर उतरना चाहिए अगर उन्हें जगह मिले, और अगर वो कोई अपने माल डंगर लेके नहीं आ रहा उनके पास, तो इनको भी जाके जरा उनकी मदद करनी चाहिए। वैसे बड़ा प्यारा जुमला आपने इस्तेमाल किया है कि हमारे बाबुओं को भी वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि मदद साहब बड़ी गर्मी है, एसी के अंदर तो आप साहिबान का कोट पहनकर बैठ जाना मुनासिब मालूम होता है, लेकिन इस कड़ी धूप में गर्मी में मान भी लूं कि बारिश हुई है, लेकिन हब्स का मौसम है, पर ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट बाबू हजरात हैं ये तो कोट पैंट पहनकर जा रहे हैं, टिकटॉक्स बन रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो अभी रजी साहब भी बात कर रहे थे कि जो होना चाहिए सर वो कम होता हुआ मालूम होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि अभी पिछले दिनों वज़ीर आला मरीम नवाज़ की एक वीडियो मंजर आम पे आई कि जिसमें वो एक बस्ती के किनारे, सड़क के किनारे अमरूद खरीद रही हैं। हाँ। तो अब उसमें बतौर सहाफ़ी मेरे लिए ख़बर ये थी कि जब वो उनसे गुफ्तगू कर रही हैं और पूछती हैं कि दिन में कितना कमा लेते हो, तो वो खातून कह रही हैं कि तकरीबन 500 रुपया दिहाड़ी का बन जाता है। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। पाकिस्तान में पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है जिसमें 44% लोग आते हैं वो है कि $6 पर डे पर पर्सन, जो कि तकरीबन 1150 बनता है। और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की तारीफ है $1800 बनेगा, 1800 रुपये। और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन है वो है कि एटलीस्ट आप $3 पर डे पर पर्सन कमाएं,
तो वो जो खातून वहां पे वो अमरूद उस पे बेच भी रही नहीं। थी वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की लाइन से भी नीचे है हाफ ऑफ $6 और उसमें भी वो फॉल नहीं करती। तो आप ये देखें कि अगर उसका वहां पर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए कितना बड़ा एक डैमेज है जिसको वो पूरी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उसके अंदर से अगर आप इसको डाइसेक्ट करें और इसको फैक्ट्स के साथ मिलाएं तो बड़ी भयानक तस्वीर सामने आती है कि ये वो लोग हैं जिनको इमदाद की और मदद की ज़रूरत है। तो इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी डील करना चाहिए, ना कि पब्लिसिटी कैंपेन के तौर पर मुख्तलिफ पोजेज में पिक्चर्स आनी चाहिए, वीडियोस आनी चाहिए। इसको मेरा ख्याल है कि बड़े बेसिक लेवल पे डील करने की ज़रूरत है। और ये जो मैं अच्छा चले जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है लेकिन सवालात तो बहुत हैं। आई विश के ये वो लोग हैं जिन तक मेरे सवाल भी और इसका जवाब भी देना मुनासिब समझते हैं, और कुछ ऐसे जवाब जो कि हमारे लिए भी तसल्ली बख्श हों कि आखिर हम क्या कर रहे हैं और हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने बढ़ना किस तरफ है। वो अलग बात है, सुनने वाले सुनते नहीं हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।